हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानीराम डाल। दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलर स्कीम। कलर स्कीम बोले तो रंगों की योजना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के लिए ही नहीं, चाहे आप कपड़े का सिलेक्शन कर रहे हैं, चाहे घर में पेंट करवा रहे हैं, कलर से रिलेटेड जो भी बात आती है तो वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और कहीं ना कहीं आपका कलर सिलेक्शन जो है और कलर कॉम्बिनेशन है, उसके मामले में आपके नॉलेज को एनहेंस करने का भी काम करता है। बाकी जो अगर अपने नेचर की बात करें तो गर्ल्स को ये टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि कलर्स का ज्ञान उन्हें बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देखेंगे, उसमें कुछ है जो डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए सेक्शन ऑफिसर जो है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। देखो, सेक्शन ऑफिसर में पहली बार जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जो इससे पिछले वाला था, उससे पहले इसका एग्जाम नहीं होता था। प्रमोट करके ही सेक्शन ऑफिसर के पद पर मतलब प्रमोट किया जाता था। लेकिन पिछली बार से एग्जाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया था, मेरे हिसाब से 2016 में पिछला एग्जाम हुआ होगा। तो उसमें क्या था, 120 क्वेश्चन आए थे, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज के पैटर्न आपको पता होगा। पैटर्न पे मैं डिस्कस नहीं करने वाला, और एक एक बात को आप बार बार सुनोगे उससे कोई मतलब नहीं। तो उसमें 80 क्वेश्चन आए थे प्रोफेशनल नॉलेज के। उसमें देखो, सिलेबस दिया होता है, उसमें लिखा होता है हॉर्टिकल्चर बेसिक, और उसके बाद पूरे का पूरे फ्लोरिकल्चर के टॉपिक लिखे होते हैं। तो अब पिछले जो एग्जाम था उसमें आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो कॉल करते हैं या डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जितना भी एजुकेशन है आफ्टर 12 के बाद पीएचडी तक का, वो सारा का सारा हॉर्टिकल्चर से है। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ इसमें फ्लोरिकल्चर के क्वेश्चन आते हैं। नो डाउट, पिछला जो एग्जाम हुआ था उसको बेस मानते हुए आप देखोगे तो उसमें फ्लोरिकल्चर के क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन उसमें मेडिसिनल क्रॉप के भी क्वेश्चन थे। देखो, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स है, उसके भी क्वेश्चन थे साथ में, सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट के ही नहीं थे। हालांकि जो फ्लोरिकल्चर है उसके अंदर अपने मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट नहीं पढ़ते हैं सारे के सारे, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो पॉपी के शायद मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन थे, मैंने देखा। उसके अलावा अश्वगंधा या सर्पगंधा से भी क्वेश्चन था, नीम से भी क्वेश्चन था। तो कई क्वेश्चन थे जो मेडिसिनल क्रॉप से भी थे। आराम से होंगे 5-6 क्वेश्चन, और आपको पता है कंपटीशन में 5-6 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और मेडिसिनल क्रॉप है कितनी, गिनी चुनी क्रॉप है जो जिनका कमर्शियल कल्टीवेशन होता है। ज्यादातर क्वेश्चन कमर्शियल कल्टीवेशन वाली मेडिसिनल क्रॉप होती है, उनसे ही आता है। एक शायद मेरे हिसाब से गूगल का भी क्वेश्चन था, 100% डैम श्योर नहीं हूं मैं गूगल वाले में। तो कुछ क्वेश्चन है वो मेडिसिनल क्रॉप के भी आते हैं। बाकी लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो फ्लोरिकल्चर से आते हैं। कुछ एक जो क्वेश्चन है वो बेसिक हॉर्टिकल्चर से भी दिए जा सकते हैं, लेकिन पिछले एग्जाम में नहीं दिए थे। अब जो हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट है उनके लिए ये सिलेबस कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है प्रोफेशनल नॉलेज का। अगर उन्होंने बीएससी ढंग से पढ़ा हुआ है तो वो इसको 1 महीने में ढंग से पढ़कर इस एग्जाम को आराम से फाइट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है, पर्टिकुलर जिनका बीएससी एग्रीकल्चर से हुआ है या फॉरेस्ट्री से हुआ, उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, उनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हॉर्टिकल्चर वालों से वो पीछे है, लेकिन हाँ, मेहनत उनको ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो इस सब्जेक्ट के इतने फेमिलियर नहीं है। तो 80 क्वेश्चन में ये मान के चलिए, जिस हिसाब से पोस्टें हैं, कंपटीशन अच्छा रहेगा अगर प्रोफेशनल नॉलेज की बात की जाए तो। आप ये अपना दिमाग लगा के चलिए कि 70 क्वेश्चन आप कम से कम राइट करो, तब आप दौड़ में हो, तब आप इस एग्जाम को क्लियर करने की दौड़ में हो। पिछली बार फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था, लोगों का ध्यान इतना नहीं था, इसलिए थोड़ा इजी वे में वो सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन आज जिस तरह से कम्युनिकेशन बढ़ा है, या मेरे हिसाब मेरी तरह बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने बताया होगा, अपने एक दूसरे से शेयर किया है, व्हाट्सएप से एक दूसरे से लिंक है, तो कई तरीके हैं। तो हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ इसकी प्रिपरेशन कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब लॉकडाउन का टाइम है, स्टूडेंट सब घर पे बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी के चक्कर में इसकी तैयारी कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और प्रोफेशनल नॉलेज में अच्छी खासी मेहनत करनी ही पड़ती है। अब देखिए, फ्लोरिकल्चर की एक खास बात यह है, फ्लोरिकल्चर में प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत है। जैसे मैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करूं तो नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत है। अब उन प्लांट्स के नाम याद रखना, उनके फ्लावर्स कलर्स याद रखना, उनके शोविंग टाइम्स याद रखना, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, वो आपको अच्छी तरह से मतलब लर्न करना ही पड़ेगा। अगर आप बहुत ऊपर ऊपर से इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तो जब आप एग्जाम दोगे तब आपको ऐसा लगेगा 80 में से 50-60 क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे जो इजी होंगे। तो 50 एक क्वेश्चन आप देख के आपको लगेगा कि ये बहुत ही इजी एग्जाम है, लेकिन रिजल्ट जो हमारे पक्ष में नहीं आएगा। देखो, जो सही बात है मैं बोल रहा हूँ, अक्सर आपके साथ एग्जाम में जो होता है, आप कोई भी एग्जाम आके देख के आते हो, उसके बाद बोलते हैं एग्जाम तो बहुत इजी था, या मैंने जो बुक पढ़ी, या जो मैंने जहां से मैंने कोचिंग की, या जहां मैं यूट्यूब से पढ़ा, उससे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए। क्यों? क्योंकि 80 में से 40-50 क्वेश्चन आ गए, तो हमें लगता है वहां से क्वेश्चन बहुत आए।
लेकिन मैं इस एग्जाम के लिए आपको अवेयर कर देता हूँ कि आपके पास ऐसे नोट्स या ऐसे आपके जो गाइड है, ट्यूटर है, वो होने चाहिए जो आपको मोर देन 70 क्वेश्चन से ज्यादा करने की क्षमता आप में जनरेट कर दे। उसी मैटर को पढ़िए आप, अगर प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें। अगर आप मेरी इस बात के साथ सहमत नहीं है तो पिछला जो पेपर है वो आप उठा के देखिए, और जो हॉर्टिकल्चर से स्टूडेंट बीएससी कर रहा है या जिसने जेआरएफ की तैयारी की है और एमएससी में जिसका जेआरएफ से हुआ है, उसको वो पेपर दीजिए, वो उसका इवोल्यूशन करके आपको बता देगा। देखो आज के टाइम पेपर के इवोल्यूशन करने वाले बहुत लोग हैं। मैं कोई से सब्जेक्ट का हूँ, इवोल्यूशन कोई से पेपर का कर देता हूँ, बात ही छोड़ो आप, है ना। भी जैसे मैं हॉर्टिकल्चर का हूँ और मैं एग्रोनॉमी जेआरएफ के पेपर का इवोल्यूशन कर दूं और आप मान लो, तो या तो मैं गलत हूँ या आप गलत हो, है ना। तो ये ऐसी चीज होती है, आप उस पर मत जाइए, आप पुराना पेपर दीजिए, पुराना पेपर लीजिए, उसको देखिए, उसका इवोल्यूशन करिए और उस सब्जेक्ट से जो रिलेटेड पर्सन है उसको आप देखिए कि इसका लेवल क्या है, उसके बाद उसको स्टार्ट कीजिए। ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, आप अच्छे तरीके से अगर ढंग से तैयारी करते हो तो 2 महीने में आप अपनी परफेक्ट तैयारी कर दे सकते हो इस एग्जाम के लिए, अगर अच्छा टाइम देते हो तो। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे खासे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन तैयारी भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि 2 महीने में आप सिलेबस कवर कर सकते हो, इसका मतलब सिलेबस तो ज्यादा लंबा चौड़ा ही नहीं, आप कर सकते हो, चाहे आप कोई से भी सब्जेक्ट के हो, चाहे आप एग्रीकल्चर के हो, चाहे हॉर्टिकल्चर के हो, चाहे फॉरेस्ट्री को, ये कोई मैटर नहीं करता। हाँ, हॉर्टिकल्चर वालों को थोड़ी असुलियत रहती है क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। अगर मान लो यही क्वेश्चन एग्रोनॉमी क्रॉप से आते तो एग्रीकल्चर वालों को असुलियत रहती, हॉर्टिकल्चर वालों को नहीं रहती इतनी। यही क्वेश्चन फॉरेस्ट्री से आते तो फॉरेस्ट्री वाले, उस वे से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो अच्छी तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा। पिछली बार ये पेपर आया था, बड़े वेल मैनेज तरीके से होता है। मेरे हिसाब से जब आप पेपर देने जाओगे, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो तो आप बोलोगे कि ऑनलाइन इससे शानदार तरीका पेपर देने का कोई हो ही नहीं सकता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से इंस्ट्रक्शन देंगे, अच्छे अच्छे एक एक तरह के क्वेश्चन खुलेंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, ऊपर ऑप्शन होगा आपके पास जिसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार की आप गाइडलाइन देख लेना, मैं पिछले बार की बेसिस आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में पेपर आया, उसके बाद आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो मेरे जूनियर है जो इसमें डीडीए की जो मतलब पोस्ट है उस पे लगे हुए हैं, सेक्शन डीडीए की जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है उसमें लगे हुए हैं। तो उन लोगों ने मुझे बताया था, जिन लोगों ने पेपर दिया था, उनसे डिस्कस करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कुछ मेरे साथ मतलब जूनियर लोग थे, ताराचंद सैनी जयपुर से, या दयानंद या फिर तेजेंद्र, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन जो अभी डीडीए में सेक्शन ऑफिसर का काम कर रहे हैं, मेरे जूनियर थे। तो उनसे डिस्कस करने के बाद मैं आपको ये पूरी की पूरी कहानी बता रहा हूँ। तो आप तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं, अच्छे से तैयारी कीजिए। हाँ, प्लांट्स के बॉटनिकल नेम, फ्लावर कलर्स और उनके सीजन वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। बाकी कुछ बेसिक टॉपिक, जैसे मैं बात करूं टॉपेरी है, लोन का टॉपिक है, बोनसाई का टॉपिक है, वो तो बड़े इंटरेस्टिंग है और वहां से क्वेश्चन पढ़ता ही पड़ता है। एक फ्लोर अरेंजमेंट बहुत आसान टॉपिक है, 2 3 4 क्वेश्चन आराम से ले पड़ता है। वो फ्लावर अरेंजमेंट है, वो क्वेश्चन मतलब वो 2 4 क्वेश्चन आराम से ले पड़ता है। अब देखो मैं आपको बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा फ्लोरिकल्चर का सीधा सिलेबस का पैटर्न बता देता हूँ। मैं सिलेबस को देख के नहीं बता रहा हूँ, मैं पुराने पेपर को देख के बता रहा हूँ या दूसरे जो फ्लोरिकल्चर के एग्जाम होते हैं। सबसे पहले तो देखो हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग और उसके अलावा पिक्चर ऑफ गार्डनिंग, उसमें से 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं स्टाइल ऑफ गार्डन से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। फिर जो अपने पुराने गार्डन है जैसे मुगल गार्डन है, ब्रिटिश गार्डन है, उनसे भी एक आधे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। एक जैसे अपने कलर स्कीम है, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। उसके अलावा फिर जैसे अपने बात करें गार्डन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स में जैसे लोन है, लोन से क्वेश्चन आता है, 100% आएगा लोन से क्वेश्चन, एक क्या 2 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके अलावा जैसे टॉपेरी है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। बोनसाई है, उससे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैं बात करूं जैसे फ्लावर अरेंजमेंट है, जैपनीज अरेंजमेंट है या दूसरा अपने वेस्टर्न जो अरेंजमेंट है, उनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ज्यादातर जैपनीज अरेंजमेंट से आता है। उसके बाद मैं बात करूं जैसे कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन से तो क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं बात करूं रोज, रोज से पक्का क्वेश्चन है, कोई नहीं रोकने वाला। क्राइसेंथेमम है, उससे भी पक्का क्वेश्चन है। ग्लैडुलस है, उससे भी पक्का क्वेश्चन है। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं ट्यूबरोज है, उससे भी है। जरबेरा है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी ये फ्लावर अपनी क्रॉप कमर्शियल क्रॉप्स आपके सिलेबस में दी हुई है, उन सब से क्वेश्चन आएगा आएगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। हर क्रॉप से कोई ना क्वेश्चन, किसी भी क्रॉप को आप छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा क्रॉप नहीं। फिर बात बची देखो एनुअल्स, उसके बाद हरब, सरब, ट्री, है ना।
ये नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज्यादा है। तो इनमें आता है भी ये कौन से टाइप की हर्ब्स है, फ्लावरिंग है या फोलिएज है, या इसको कब ग्रो किया जाता है, इसमें कौन से कलर के फ्लावर आते हैं, या इसका ग्रोइंग नेचर क्या होता है, इस तरह के उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक बेसिक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। आप सिलेबस का कोई भी पॉइंट मत छोड़िए, हर पार्ट से फ्लोरिकल्चर के एक बैलेंस पेपर आएगा। पिछला जो पेपर उठा के देखोगे बैलेंस पेपर है, और उसमें मेडिसिनल क्रॉप्स के भी क्वेश्चन है, तो आप साथ में मेडिसिनल क्रॉप भी टच कर लेना, ये मेरी आपको स्पेशल एडवाइस है। चलो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देता हूँ। हमारी जो वेबसाइट है ऑनलाइन एग्रीकल्चर, जिस पर डीडीए एसओ का पूरा जो कोर्स है ऑनलाइन, जिसके अंदर आपको पूरे का पूरा लिटरेचर, वीडियो सीरीज और चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे। आप ऑनलाइन अगर घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही विजिट कर सकते हैं www.onlineagriculture.org, और या फिर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, जो नीचे दिए गए नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप डीडीए एसओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें आपको ऑनलाइन पे घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, किसी तरह की आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। चलो आज के जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना कलर स्कीम। देखो कलर स्कीम क्या है। गार्डन को लेके मैं बात करूं, आप गार्डन लगा रहे हो तो उसमें किस तरह का कलर अरेंजमेंट करोगे, उसके लिए जो आपकी स्कीम है वही कलर स्कीम है, सीधी सी बात है। अब कलर स्कीम के लिए अपने एक कलर वैगन बनाते हैं, यानी एक का मतलब कलर व्हील बनाते हैं। अब इस कलर व्हील के अंदर अपने क्या करते हैं, जनरली दो त्रिभुज बना देते हैं। ये जो स्कीम है अपने ये कलर व्हील बनाते हैं, इसमें जनरली दो त्रिभुज बना दो आप। ये अब बात आती है कि जी हमें तो याद नहीं रहता है भी ये कलर का जो पैटर्न है वो अपने इस तरह से। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने की। आपने रेनबो के कलर तो आपको याद होगा, VIBGYOR। बहुत सारी जो कहानी है वो मैं इससे पहले ही स्लाइड के अंदर यहाँ जहाँ टाइटल दिया वहीं क्लियर कर दूंगा मैं आपका। देखो विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, इसमें से ये आई हटा दीजिए, है ना। जैसे रेनबो होता है उसमें कितने कलर होते हैं, 7, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें से ये इंडिको हटा दो क्योंकि ये ब्लू से मिलता जुलता है। अब अपने पीछे बचा VBGYOR, है ना। तो अब आप क्या करो, जहां आपका हाथ है राइट हैंड, ज्यादातर राइट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट वाले ध्यान रखना भी, राइट हैंड की तरफ से आप स्टार्ट कर दीजिए। राइट हैंड का जो त्रिभुज का आपका कोना, आपने क्या किया यहाँ पे त्रिभुज बना दिया, एक तो इस तरह का बना दिया, ठीक है, ट्राइंगल बना दिया, और एक आपने इस तरह का त्रिभुज बना दिया। अब आपका राइट हैंड का जो ऊपर का कोना है उससे लिखना शुरू कर दिया, वॉयलेट, इंडिको आपको लिखना ही नहीं है, हटाना है, सॉरी, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। अब देखो ये दो त्रिभुज अपने खोल के रख देते हैं इधर, ये ऑरेंज है, ये वॉयलेट है, और ये ग्रीन है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज था अपना ये जो त्रिभुज था इसके ऊपर कौन सा है, ये रेड तो लिखा ही नहीं अपने में, ये रेड है, ऊपर रेड है, यहां ब्लू है, और यहां पर येलो है। देखो आपने दो त्रिभुज बनाए, ये देखो यहाँ पे, ये त्रिभुज आप इसलिए बनाए ताकि आप इसका सर्किल बना रहे हो इसलिए ना। और राइट हैंड का जो ऊपर का कोना है वहां से लिखना शुरू करो, वॉयलेट, मैंने बोला था इन 7 में से एक हटा दो, इंडिगो, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। अब इन त्रिभुज को खोल लो आप। एक जो त्रिभुज जो उल्टा त्रिभुज है उसमें क्या आया, ऑरेंज, वॉयलेट और ग्रीन। और जो सीधा त्रिभुज है वो कौन सा है, रेड, ब्लू और येलो। सीधे को प्रायोरिटी दोगे या उल्टे को प्रायोरिटी दोगे, पहले तो सीधी बात ही करें, नहीं समझेगा फिर उल्टी बात कर लेंगे। तो सीधे को प्रायोरिटी दे देते हैं यहाँ पे। सीधे में कौन कौन सा आया, देखो रेड आ गया, ये यहाँ देख लो रेड है, उसके बाद ब्लू आया है, और उसके बाद कौन सा है, येलो है, आ गया ना। तो सीधे त्रिभुज वाले कलर कौन से हैं, ये मैं त्रिभुज अभी इसलिए बना रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज है, अभी और काम आएगा आपके। तो ये जो सीधा त्रिभुज बना है वो कौन से हैं, प्राइमरी कलर है। तो प्राइमरी कौन सा है, रेड है, येलो है और ब्लू है, ये तीनों प्राइमरी कलर में आते हैं। उल्टे त्रिभुज के साथ जो कलर आया वो कौन सा था, ऑरेंज, वॉयलेट और ग्रीन, ये कौन से सेकेंडरी कलर है। उल्टा जो त्रिभुज है ना वो सेकेंडरी, उल्टा तो दूसरा तरीका हमारा, है ना।
तो उल्टा है वो कौन सा है, हमारा दूसरा तरीका है। हम तो सीधी बात करते हैं, सीधे से समझ गया तो ठीक है, नहीं समझेगा तो उल्टी बात करेंगे, यानी दूसरी फिर बात करेंगे। तो दूसरा रंग कौन सा है, यानी सेकेंडरी कलर कौन सा है, ऑरेंज है, वॉयलेट है और ग्रीन है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी कौन सी है, प्राइमरी है वो है येलो, रेड और ब्लू, और जो सेकेंडरी है वो कौन से है, ऑरेंज है, वॉयलेट है और ग्रीन है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आ रहा है टेरिशरी कलर्स। देखो मैं लाल रंग में सफेद मिला दूं, लाल में सफेद मिक्स कर दो तो कैसा रंग आ जाएगा, गुलाबी रंग आ जाएगा ना। तो जो दो प्राइमरी कलर के मिक्स करने से, कोई से भी आपने प्राइमरी कलर मिक्स किया, देखो ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है, इन दोनों के मिक्स करने से या प्राइमरी सेकेंडरी के मिक्स करने से या सेकेंडरी सेकेंडरी के मिक्स करने से जो तीसरे तरह का कलर जनरेट होता है या इनके बीच का जो कलर होता है उसको अपने टेरिशरी कलर बोल देते हैं। तो ये तीन तरह के कलर हो गए, लेकिन क्वेश्चन आपसे प्राइमरी या सेकेंडरी का पूछा जाएगा, या तो प्राइमरी का पूछा जाएगा या फिर आपसे सेकेंडरी का पूछा जाएगा। तो प्राइमरी कलर कौन सा है अपना, रेड है, येलो है, ब्लू है, और सेकेंडरी कौन सा, ऑरेंज है, और उसके अलावा अपने बात करें वॉयलेट है और ग्रीन है। उसके अलावा चलो यहाँ थोड़ा आपने ज्यादा कर दिया, उसके अलावा फिर वही सेम ही अपने बात करें, वैसा ही व्हील है अपने, कूल कलर और वार्म कलर क्या होते हैं। जैसे हमने त्रिभुज बनाया, हम उस त्रिभुज के हिसाब से ही चल लेते हैं। ये अपना वॉयलेट था, ये ब्लू था, ये ग्रीन था, और ये येलो था, और ये ऑरेंज था, ठीक है। अब देखो इस त्रिभुज को अपने क्या, सॉरी, ये जो अपने गोला बनाया इसको ऐसे बीच से काट देंगे, ठीक है। वॉयलेट से ऊपर से अपने इसको काट देंगे, इधर से काट दिया। इधर वाले जो कलर है वार्म कलर होंगे, गर्म कलर होंगे, और इधर वाले जो कलर होंगे वो कौन से कलर होंगे, कूल कलर होंगे। रेड तो आप जानते हो अच्छी तरह, रेड तो बहुत ज्यादा वार्म कलर माना जाता है। तो जो वार्म इफेक्ट देने के लिए कलर चुने जाते हैं वो रेड चुने जाते हैं, ऑरेंज चुने जाते हैं और येलो, ये तीनों वार्म कलर है। और ये इधर वाले कूल कलर है जो शांति प्रदान करते हैं, डेप्थनेस लाते हैं। जैसे गार्डन में वार्मनेस लाने के लिए सबसे वार्म कलर कौन सा माना जाता है, रेड माना जाता है, आप जानते भी होंगे, नॉर्मल अपने बोलते हैं। और उसके बाद अपने बात करें तो कूल कलर के अंदर बात करें तो वॉयलेट, ब्लू और ग्रीन होता है। उसके अलावा देखो सबसे ज्यादा जो डेप्थ देने वाला कलर माना जाता है वो ब्लू कलर माना जाता है। उसके अलावा न्यूट्रल कलर भी होते हैं। न्यूट्रल कलर कौन कौन से, व्हाइट है और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक कलर है, ये न्यूट्रल कलर है, जिसमें से व्हाइट कलर है वो काम में लिया जाता है पीसनेस के लिए, काम में लिया जाता है, शांति के लिए काम में लिया जाता है। ब्लैक कलर है वो डार्कनेस के लिए काम में लिया जाता है, अंधेरे के रूप में काम आता है ना। तो ब्लैक कलर का ज्यादा यूज नहीं होता है गार्डन में, अगर आपको पता हो तो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर और टेरिशरी कलर आपको पता चल गए होंगे। वार्म कलर और कूल कलर आपको पता लगे होंगे। मैंने बताया कि दो त्रिभुज बना लो आप, उस त्रिभुज में सीधा जो त्रिभुज है वो प्राइमरी कलर है, उल्टा जो त्रिभुज है वो सेकेंडरी कलर है, इनके बीच का कोई कलर है तो वो टेरिशरी कलर है। फिर हमने ये गोला बनाया, इसको ऐसे बीच से आप काट दो ना, बीच से काट दोगे तो एक तरफ रेड, ऑरेंज, येलो आ जाएगा जो वार्म कलर है, एक तरफ वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन आ जाएगा जो कूल कलर के अंदर आते हैं। ये भी अपने को पता रखना है। अब उसके अलावा अपने बात करें नेक्स्ट, देखो वापस अपने इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे रेड है, या फिर अपने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा साफ सुथरा है। देखो ये हमने यहाँ पे कलर व्हील बनाया, ये यहाँ पे रेड था, यहाँ पे वॉयलेट था, यहाँ पे ब्लू था, यहाँ पे ग्रीन था, यहाँ पे येलो था, यहाँ पे ऑरेंज था। रेड से मिलता जुलता है वॉयलेट, ये देखो इधर भी अपने साथ में चलेंगे, ये कलर मिलते जुलते कलर है। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे तो ये क्या है, हारमोनी है ना, एक दूसरे से मिलते जुलते, सारे गामा ना एक सुर की तरह, ये मिलते जुलते कलर है। अगर हम मिलते जुलते कलर लगाते हैं, एक दूसरे के पास के कलर लगाते हैं, एक दूसरे के पास मिलते जुलते, उसको हार्मोनी कलर स्कीम बोलेंगे, आगे काम आएगी। तो मिलते जुलते कलर है वो कौन से है, हार्मोनी कलर स्कीम कहलाती है। दूसरा क्या होता है, अगर हम इनमें से एक ही कलर काम में लेते हैं, मतलब जैसे रेड ले लिया, रेड से डार्क रेड ले लिया, या लाइट रेड ले लिया, या पिंक ले लिया, रेड से संबंधित ही सारे के सारे हमने कलर लगा दिए, तो वो क्या है, मोनो, एक, उसको मोनोक्रोमेटिक स्कीम बोलते हैं। एक कलर यूज करें तो मोनोक्रोमेटिक है। अगर कलर तो आपके यूज कर रहे हो लेकिन मिलते जुलते हैं ना, पहले आपने लाल लगाया, उसके बाद गहरा लाल, उसके बाद बैंगनी, उसके बाद ब्लू, इस तरह से लगाया, तो वो हार्मोनी कलर स्कीम है। हार्मोनी ना, मिलती जुलती। एक होता है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जस्ट विपरीत। अब देखो रेड के जस्ट विपरीत कौन सा है, यहाँ पे ग्रीन है,
है ना। वैसे ही ऑरेंज के जस्ट उल्टा कौन सा है, ब्लू है, और येलो के जस्ट उल्टा कौन सा है, वॉयलेट है। आपने सर्कस में जोकर देखा होगा, उसकी पैंट पीली होती है और शर्ट तो होती है वो लाल रंग की होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, उसकी पैंट पर भी अपनी नजर जाए, उसकी शर्ट पे भी नजर जाए, वो रेड कलर की पैंट पहन लेता, गुलाबी शर्ट, वो तो एक जैसा लगता है ना। हर एक एक्टिविटी पे उसके, हर एक मतलब बॉडी की जो एक्टिविटी है उस पे हमारी नजर नहीं जाती, इसलिए उन्होंने कंट्रास्ट लिया। रेड का जो सबसे बड़ा उल्टा कलर होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन कुछ हद तक देखो ये येलो भी कंट्रास्ट देगा, कुछ हद तक वो ब्लू है वो भी कंट्रास्ट देगा। तो अगर ये कलर अपने इसके साथ काम में लेते हैं तो ये कंट्रास्ट कलर स्कीम हो जाती है, यानी विपरीत। जिसको तो रेड का पूरी तरह से कंट्रास्ट कौन सा है, ब्लू है, लेकिन उसके अलावा कंट्रास्ट में रेड के साथ कौन सा काम में ले सकते हैं, येलो या ब्लू। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो रेड पैंट है वो पहन लो और ग्रीन शर्ट है वो पहन लो, बाजार में निकलोगे तो आपके पैंट पे भी लोग सभी ध्यान देंगे और शर्ट पे भी ध्यान देंगे, क्यों, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यही बस कलर स्कीम है, यही ध्यान रखना, आगे बस ये तो काम आने वाली है। ये तो मैंने आपको एक मोटी मोटी कहानी समझाई है कलर स्कीम के ना, जिसमें आपको बताया कि प्राइमरी कलर कौन सा है, सेकेंडरी कलर कौन सा है, टेरिशरी कलर कौन सा है, वार्म कलर कौन सा है, कूल कलर कौन सा है, न्यूट्रल मैंने आपको बताया ब्लैक और व्हाइट होता है, व्हाइट पीसनेस के लिए, ब्लैक डार्कनेस के लिए होता है। उसके लिए मैंने बताया कि अगर एक ही है तो मोनोक्रोमेटिक बोल देंगे, मिलते जुलते रंग है तब आप उसको हार्मोनी कलर स्कीम बोल देते हैं। एक दूसरे के अपोजिट कलर ले रहे हो, जैसे आप ही बता दो येलो का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, येलो के अपोजिट वॉयलेट होगा, है ना। तो ये इसका क्या है, बिल्कुल अपोजिट कलर है, अपने इसको कॉन्ट्रास्ट बोल देते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम कहलाती है। तो अब अपने कलर स्कीम स्टार्ट करते हैं। देखो कहानी मैंने आपको सारी की सारी बता दी है समझाने वाली, अब तो सिर्फ आपको सिर्फ जो मैं आगे बता रहा हूँ जल्दी जल्दी बस आप इनको देखना है, पूरे का पूरा आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब अपने कलर स्कीम में जो कलर के पैरामीटर है उनकी बात करें तो देखो, जब आप कलर के पैरामीटर की बात करोगे तो इसमें आएगा ह्यू, टिंट, शेड, टोन और वैल्यू। अब देखो ये क्या होता है, ह्यू क्या होता है, टिंट क्या होता है, शेड क्या होता है, टोन क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले अपनी बात करें ह्यू। देखो ह्यू का मतलब होता है प्योर कलर, कोई सा भी प्योर कलर, जैसे ऑरेंज है या फिर रेड है या फिर मैं बोलूं कि पर्पल है या फिर मैं बोलूं कि ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, तो ये प्योर कलर में आ जाते हैं। जैसे अपने विबग्योर बोलते हैं ना, VIBGYOR, तो ये जो कलर है विबग्योर का मतलब क्या हो जाता है, येलो, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, ऑरेंज और रेड, ये तो आते हैं प्योर कलर के अंदर। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर व्हाइट मिक्स कर दिया जाता है तो रंग थोड़ा हल्का हो जाता है, ये देखिए हल्का हो जाता है। अगर व्हाइट मिक्स कर देते हैं वो हल्का हो जाता है, यू प्लस यानी व्हाइट मिक्स कर देते हैं तो इसको अपने क्या बोल देंगे, टिंट बोल दिया जाता है। तो किसी कलर का जैसे प्योर कलर या उसका टिंट यूज कर सकते हैं। एक होता है टोन, टोन का मतलब क्या होता है, उसमें ग्रे मिक्स कर दें, तो ग्रे मिक्स कर देंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा मतलब डार्क, मतलब ऐसे डार्क सा कलर हो जाएगा वो, तो उसको अपने टोन बोल दिया जाता है। एक होता है शेड, शेड का मतलब क्या होता है, उसमें ब्लैक मिक्स कर देते हैं, ब्लैक मिक्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपने आ, मतलब थोड़ा सा ऐसे बात करें तो थोड़ा डार्क कंडीशन का और ज्यादा डार्क कंडीशन का हो जाता है, तो उसको अपने शेड बोल देते हैं। ये कलर के पैरामीटर होते हैं। जैसे यू मैंने बता दिया कि इसको अपने प्योर कलर बोलते हैं, और टिंट है उसको अपने क्या बोल देंगे, लाइट, क्योंकि उसमें व्हाइट मिक्स कर दिया इसलिए वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, लाइटनिंग ऑफ बेसिक ह्यू बाय एडिशन ऑफ व्हाइट। फिर बात आती है शेड की, जैसे हमने ब्लैक कलर मिक्स कर दिया अभी आपको बताया, तो ये हो जाएगा बेसिक कलर बाय एडिशन ऑफ ब्लैक, यानी डीप डीप हो जाएगा ये कलर थोड़ा सा। जैसे हमने शेड के अंदर कैसे शेड डेवलप किया, इसके अंदर जैसे मान लो कि ये ब्लू है तो इसके अंदर शेड डेवलप कैसे किया, इसमें ब्लैक मिक्स कर दिया, तो अब ये थोड़ा कलर है ये डीप हो गया, तो ये हम ब्लैक मिक्स करते हैं। टोन के अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर अपने ग्रे कलर, क्रोमेटिक चेंज ऑफ द प्योर ह्यू बाय द एडिशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है ग्रे मिक्स कर दिया, ब्लैक और व्हाइट को मिक्स करते हो तो ग्रे बनता है, और ग्रे आप मिक्स कर देते हो तो वो कलर कौन सा हो जाता है, मतलब वो कलर का टोन हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें वैल्यू। देखो वैल्यू क्या होता है, जो रंग होता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी सघनता क्या होती है, तो उसको बोलते हैं अपने वैल्यू। तो जब कलर यूज करते हैं तब इन पैरामीटर को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे मान लो कि आप मोनोक्रोमेटिक स्कीम काम में ले रहे हो, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक ही रंग के जो फ्लावर है वो आप लगा रहे हो। तो अब आपने लाल लगा दिए, उसमें जैसे मान लो गहरा लाल लगा दिया यानी टोन मिक्स लगा दिया, और ज्यादा गहरा लाल यानी आपने उसका शेड लगा दिया,
हल्का लाल लगा दिया यानी उसका टोन यानी गुलाबी रंग सॉरी टिंट लगा दिया उसका, उसमें व्हाइट मिक्स कर दिया, तो एक ही कलर से अपने क्या है उसके अलग अलग शेड जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग उसकी ग्रेस जनरेट कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, टिंट, शेड और टोन की वजह से देखने को मिलता है। तो ये कलर के पैरामीटर है। अब अपने बात करें कलर स्कीम की, तो कलर स्कीम मैंने बताया था, एक तो होता है मोनोटोनिया जिसको अपने बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम भी बोलते हैं। मोनोटोन या मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम क्या होती है, अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग आपको फ्लावर में एक जैसा सा कलर देखने को मिलेगा, पर्पल कलर, कोई डार्क कलर का है कोई लाइट कलर का है, तो ये पर्पल कलर का आपको एक तरह से यहाँ पे फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रीन है, तो अब देखो एक ही कलर के कोई डार्क है कोई लाइट है, तो एक ही कलर अगर अपने यूज करते हैं तो उसको मोनोक्रोमेटिक या मोनोटोन बोलते हैं। जैसे ये मैंने इस स्लाइड का बैकग्राउंड लिया है, ये डार्क ग्रीन है, ये थोड़ा लाइट, ये उससे लाइट, ये उससे लाइट, ये उससे लाइट, लेकिन है तो ग्रीन कलर ही ना ये। तो ये इस तरह की अगर अपने कोई स्कीम काम में लेते हैं तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, मोनोटोन या मोनोक्रोमेटिक बोल दिया जाता है। नेक्स्ट अगली जो कलर स्कीम है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री या कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के जस्ट विपरीत। देखिए यहाँ पे मैं बात करूं, जैसे ये कलर व्हील बना हुआ है, येलो के जस्ट कॉन्ट्रास्ट कौन सा होता है, पर्पल। और यहाँ पे जो फ्लावर लगे उनमें देखिए ये येलो फ्लावर लगे और इसके साथ साथ पर्पल फ्लावर लगे हुए हैं, तो इसको अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बोल देंगे या फिर क्या बोल देंगे, कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम बोल देंगे। जैसे ये रेड है, रेड के विपरीत कौन सा होता है, ग्रीन। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं अपने। ये देखो यहाँ पे आगे रेड लगा हुआ और इसके साथ साथ में अपने ये ग्रीन लगा हुआ है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री या फिर अपने इसको क्या बोल देंगे, कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम बोल देते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट में या कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दोनों ही कलर खूब दिखते हैं, और जो मोनोक्रोमेटिक होती है उसके अंदर क्या है, सारे कलर मिलते जुलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा विशेष एक पर ध्यान जाएगा, हमारा ध्यान है वो पूरे एक साथ जाएगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में इसके दोनों ही कंपोनेंट पे साथ में अपना ध्यान जाएगा, दोनों को ही कॉम्प्लीमेंट जाएगा, तो इसको अपने कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम बोल देते हैं। तीसरी है एनालोगस। देखो एनालोगस का मतलब होता है हार्मोनी होता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी हार्मोनी, हार्मोनी होता है मिलता जुलता कलर। अब देखो पर्पल है, इसके जो वॉयलेट कलर है उसके साथ मिलता जुलता पर्पल है, और इससे मिलता जुलता कौन सा है, ब्लू है। तो आप यहाँ इस कलर स्कीम में देखो बिल्कुल आपस में एक दूसरे जो रिलेटेड कलर है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, रिलेटेड कलर लगे हुए हैं, और वो भी किस रिदम रिदम में लगे हुए हैं एक तरह से। तो इसको अपने कौन सी स्कीम बोल देंगे, एनालोगस कलर स्कीम बोल देंगे या फिर हार्मोनी कलर स्कीम बोल दिया जाता है। तो ये तीन मेजर कलर स्कीम हो। नेक्स्ट है कलर स्कीम अपने बात करें टेरेडिक। देखो टेरेडिक क्या होता है, हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाए थे, एक तो ट्राइंगल था रेड, उसके अलावा इसमें था ब्लू, और एक था इसमें येलो, और एक जो अपने उल्टा त्रिभुज बनाया था उसके अंदर था अपना ऑरेंज, और उसके अलावा अपना था वॉयलेट, और उसके अलावा अपना था ग्रीन। अब देखो अगर कहीं पर ये तीनों कलर यूज करते हैं आप, प्राइमरी कलर, या फिर ये तीनों कलर यूज करते हैं, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपस में रखते हैं, तो इसको टेरेडिक कलर बोल दिया जाता है। तो ये टेरेडिक कलर स्कीम होती है। तो ये इस तरह से अपनी कलर स्कीम है वो अपने गार्डन के अंदर काम में ली जा सकती है, आसान है। बाकी देखो इस कलर स्कीम को आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे अपने कपड़ों का सिलेक्शन कर रहे हैं, घर में पेंट कर रहे हैं, कौन सा एक दूसरे के लिए कॉन्ट्रास्ट रहेगा, कौन सा हार्मोनी रहेगा, एनालॉगस रहेगा कहने का मतलब, और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, है ना, और कौन सा है वो मोनोक्रोमेटिक स्कीम रहेगी। तो इस तरह से आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो कलर स्कीम का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।